जोधपुर हत्याकांड। सड़क पर एक बस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी। बस की लगभग हर सीट पर कोई न कोई बैठा हुआ था। तभी बस अपने अगले स्टॉप पर रुकती है। एक लड़का बस में चढ़ता है और बैठने के लिए सीट ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे सीट पर पड़ती है जिसके बराबर वाली सीट पर एक लड़की बैठी होती है और उसकी बगल वाली सीट बिल्कुल खाली होती है। लड़का खाली सीट देखकर वहां बैठ जाता है। यह देखकर बगल की सीट वाली लड़की गुस्से से लाल हो जाती है और वो लड़के को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर उसे भला बुरा कहने लगती है। लड़की के गुस्से को देखकर बस वालों की नजर उस लड़के पर पड़ती है, लेकिन बस में बैठे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया जिसके कारण लड़की ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये सब होते हुए उसके पीछे सीट पर बैठी एक महिला ये सब कुछ देख रही थी। उस महिला ने खड़े होकर उस लड़के के पक्ष में कहा कि आखिर बेचारे लड़के ने गलती क्या की है जिसके कारण तुमने इसे थप्पड़ मारा। उस लड़की ने उस औरत के किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया और वो लगातार उस लड़के पर चिल्लाए जा रही थी। बस में इतना कुछ होता देख बस वाले ने भी बस को रोक दिया। बस का ड्राइवर और कंडक्टर इस लड़ाई को सुलझाने के लिए उस सीट के पास आ गए और लड़की से पूछने पर उसने बताया कि ये लड़का मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। लड़की की इस बात पर पीछे की सीट पर बैठी महिला ने लड़के का पक्ष लेते हुए कहा कि नहीं, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। बेचारे इस लड़के ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी लड़की अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी और वो बस के ड्राइवर और कंडक्टर को धमकी देने लगी कि वो इस बात की कंप्लेन पुलिस थाने में करेगी, क्योंकि लड़की का कहना था कि अगर उसे कोई छूने की कोशिश करता है तो उसे बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, इसलिए उसने उस लड़के को थप्पड़ मारा था। लेकिन पीछे की सीट पर बैठी औरत के अनुसार उस लड़के का कोई दोष नहीं था। बाद में पता चला कि उस लड़की ने इसी बात के लिए और भी कई लड़कों को थप्पड़ मारा है। खैर, उस बस में लड़के के साथ उस लड़की ने जो किया वो काफी छोटी बात थी, लेकिन आगे चलकर कुछ दिनों बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसके बाद पुलिस को अपनी क्राइम डायरी में उस लड़की का नाम एक खतरनाक किलर के रूप में दर्ज करना पड़ा। उस लड़की ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसे आज भी लोग याद करके अंदर से डर जाते हैं कि आखिर एक लड़की इतनी क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकती है कि उसने अपने पति को काटकर मिक्सी में पीस दिया। आखिर कौन थी ये लड़की और इसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसके कारण ये लड़की जोधपुर की पहली सबसे खतरनाक फीमेल किलर बन चुकी थी। चलिए जानते हैं जोधपुर हत्याकांड की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। राजस्थान के जोधपुर शहर के नांदड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में टुकड़ों में मिले एक युवक और उसकी हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। युवक के हाथ पैर अलग अलग हिस्सों में नाली में बहते हुए आए थे। इसके बाद वहीं पर एक बैग में सिर भी मिला, जिसके बाद शहर में सनसनी फैल गई थी। इस जघन्य हत्याकांड को जोधपुर पुलिस ने महज 48 घंटों में खुलासा कर दिया था। जिस प्लास्टिक बैग में कटा सर था, उस प्लास्टिक बैग पर छपे दुकान के नाम के आधार पर दुकानदार से तहकीकात की गई तो पड़ताल में जो कहानी सामने आई उसे सुनकर हर कोई हैरान था। दरअसल इस क्राइम को जोधपुर शहर में अंजाम दिया गया था। जोधपुर राजस्थान का एक शहर है और ये कहानी यहीं के बनाड़ से शुरू होती है। तारीख थी 14 अगस्त 2020। यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों की शिकायत आ रही थी कि नाली जाम हो चुका है, जिसके कारण नाली का पानी नहीं निकल पा रहा। इसी दिन सुबह में 7 बजे के आसपास पप्पू मंडल और पूनम चंद वाल्मीकि नाम के 2 सफाई कर्मचारी पास के ही एक नाली की सफाई करने आते हैं। जब पप्पू मंडल ने नाली की सफाई करने के लिए फावड़े को अंदर डाला तो सच में नाली में कुछ फंसा था। जैसे ही पप्पू उस फंसी हुई चीज को निकालने के लिए अपना फावड़ा अंदर डालता है तो उसके फावड़े में फंसकर एक पॉलिथीन बैग बाहर आती है। इस प्लास्टिक को बाहर निकालने के दौरान प्लास्टिक थोड़ी सी फट जाती है और उस प्लास्टिक से जो बाहर आता है वो एक इंसान का कटा हुआ हाथ होता है। ये देखने के बाद बेचारे राजू की तो हालत खराब हो जाती है और वो फौरन नाले से बाहर निकल आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राजू की ऐसी खतरनाक चीख सुनकर आसपास के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। लोग कटे हुए हाथ को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ किसी ने एक खतरनाक घटना को अंजाम दिया है, इसलिए भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। नाली के अंदर से निकली हुई कटी हाथ की खबर सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है और तुरंत अपनी एक टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। कटी हुई एक हाथ को देखकर पुलिस को शक होता है कि नाली में इंसानी शरीर के कुछ और टुकड़े मिल सकते हैं और उस समय पुलिस की यह बात सच हो जाती है जब नाले से और भी कई सारे प्लास्टिक के बैग निकाले जाते हैं। और चौंकाने वाली बात होती है कि उन सभी प्लास्टिक में एक ही व्यक्ति को काटकर नाली के अंदर डाल दिया
दिया गया था। धीरे धीरे यह खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है और पुलिस छानबीन में लग जाती है। शरीर के मिले सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके पुलिस इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पुलिस को अभी भी उस व्यक्ति की ऐसी कोई पहचान नहीं मिल पाई थी जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो सके। पुलिस एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि हत्यारे ने इस मरे हुए व्यक्ति के सभी बॉडी पार्ट को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही डंप किया है, इसलिए कहीं न कहीं इस व्यक्ति का सर मिल सकता है और एक बार फिर मिल गया तो इस व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसलिए पुलिस आसपास के सभी कर्मचारी को इकट्ठा करती है और उनसे इस बारे में पूछताछ करना शुरू करती है कि क्या उन्हें नाली के सफाई के दौरान किसी व्यक्ति के शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं या नहीं। पुलिस काफी तेजी से इस केस के पीछे पड़ चुकी थी और पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था और इसे किसने मारा है। अब राजस्थान पुलिस अपनी क्राइम डायरी में दर्ज सभी मिसिंग केस पर अपनी नजर दौड़ाना शुरू करती है, जिससे नाले में मिले मृत व्यक्ति की पहचान की जा सके। लेकिन उनकी क्राइम डायरी में एक भी ऐसा कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुआ था जिससे इस मृत व्यक्ति की पुष्टि की जा सके। लेकिन कई दिनों के मेहनत के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगता जिससे मरने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके, क्योंकि पुलिस भी जानती थी कि जब तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाएगी इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हत्यारा और हत्या की वजह को ढूंढने के लिए व्यक्ति की पहचान जरूरी थी। अब पुलिस अपने साइबर और फॉरेंसिक टीम सभी को काम पर लगाकर खुद भी उस व्यक्ति की पहचान करने में लग जाती है। कुछ दिनों की लगातार कोशिश के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। उधर पुलिस के खबरी भी उस व्यक्ति से जुड़ी खबर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगता है। फिर एक पुलिस वाले का ध्यान उस प्लास्टिक बैग पर जाता है जिसमें लाश के टुकड़े करके फेंके गए थे। दोनों प्लास्टिक बैग पर छपा हुआ नाम आनंदपुर कालू के कपड़े की दुकान और एक थैली मेडिटा सिटी के दुकान की थी। दोनों पॉलिथीन पर छपे हुए दुकान के नाम पर पता किया गया, तब पता चला कि इन दोनों दुकान के बीच लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस वाले भी इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि दूसरे जिले के दुकान वाले पॉलिथीन बैग उनके जिले में कैसे आया। पुलिस वाले ये अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है दूसरे जिले के किसी व्यक्ति को मारकर इस जिले में फेंक दिया गया हो, और पुलिस इसी शक के आधार पर आसपास के जिलों के भी मिसिंग फाइल को ढूंढना शुरू करती है। तभी पुलिस को अपने खबरी से एक खबर मिलती है और ये खबर उस लाश वाली पॉलिथीन बैग पर छपी मेडिटा सिटी होती है। दरअसल मेडिटा सिटी नागौर जिले का एक शहर है। इसी शहर में खाखड़की नाम का एक गाँव है और इस गाँव के एक व्यक्ति राजेंद्र मंगोलिया ने अपने भाई चरण सिंह की मिसिंग कंप्लेंट मेडिटा सिटी में दर्ज कराई है। थाने में दर्ज कराई गई इस मिसिंग कंप्लेंट के अनुसार चरण सिंह उर्फ सुनील 10 अगस्त 2020 से लापता है। अजीब बात है कि चरण सिंह के लापता होने की रिपोर्ट अगले ही दिन थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन किसी भी पुलिस वालों की नजर उस मिसिंग कंप्लेंट पर नहीं गई। लेकिन मेडिटा सिटी थाने में कराई गई इस कंप्लेंट का संबंध पॉलिथीन बैग पर छपे हुए शहर के नाम से मैच कर रहा था, इसलिए पुलिस के लिए ये एक कड़ी हो सकती थी। पुलिस इस क्लू के आधार पर परिवारों से पूछताछ करती है और आसपास के सभी नालों की एक बार फिर से छानबीन करती है और इस बार इस छानबीन में मरे हुए व्यक्ति का कटा हुआ सर एक प्लास्टिक बैग में मिल जाता है, जिसकी पहचान चरण सिंह उर्फ सुनील के नाम से की जाती है। चरण सिंह के परिवार वाले भी कटे हुए सर को देखकर ये पुष्टि करते हैं कि यह चरण सिंह ही है। परिवार से आगे की पूछताछ पर पता चलता है कि चरण सिंह की शादी 2023 में ही हो चुकी थी और वो पेशे से एक सरकारी कर्मचारी था जो सहायक कृषि पदाधिकारी के तौर पर कृषि विभाग में कार्यरत था। लेकिन पुलिस के सामने अभी एक बड़ा सवाल था कि आखिर इस सरकारी कर्मचारी से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसके कारण चरण सिंह को इतनी दर्दनाक मौत मिली। पुलिस उसके घर वालों से चरण सिंह का मोबाइल नंबर पूछती है और मोबाइल नंबर का CDR निकलवाती है। कॉल रिकॉर्ड डिटेल के अनुसार चरण सिंह के मोबाइल पर जिस नंबर से आखिरी बार फोन आया था वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी सीमा का था। इसके अलावा पुलिस को कॉल डिटेल में ऐसा कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पर पुलिस शक कर सके, इसलिए कॉल रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस का शक उसकी पत्नी पर ही जाता है। इसलिए पुलिस भी अब उसकी पत्नी सीमा के नंबर का CDR और मोबाइल लोकेशन पता करती है, तो पता चलता है कि सीमा का मोबाइल लोकेशन इसी शहर का है। लोकेशन पता चलने के बाद पुलिस सीधे सीमा के पते पर पहुंचती है और वहां से उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है, क्योंकि पुलिस की छानबीन में अब तक सीमा ही एक ऐसी सस्पेक्ट थी जिस पर पुलिस का जोरदार शक बना हुआ था। इसलिए पुलिस सीमा से पूछना शुरू करती है, लेकिन सीमा पुलिस को घुमाते हुए इधर उधर की बातें करने लगती है और वो ऐसा दिखाती है जैसे उसे इस घटना के बारे में कुछ पता ही ना हो। फिर पुलिस वाले ने एक महिला कांस्टेबल को सीमा की खातिरदारी के लिए सेल के अंदर बुलाया और महिला कांस्टेबल के 1-2 थप्पड़ के बाद ही सीमा ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया और सीमा के इस बयान को सुनने के बाद पुलिस को कई सारी चौंकाने वाली बातें पता चलती है। सीमा का कहना था कि शादी के बाद उसका और उसके पति का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चलता था, इसलिए दोनों शादी के बाद भी अलग रहते थे। दरअसल शादी के कुछ दिन बाद ही सीमा का पति चरण सिंह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा के शरीर को कोई टच करे ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था और जब भी उसे कोई छूता ये उसे छूने की कोशिश करता
जाता तो उसे काफी गुस्सा भी आता था। आपने बिल्कुल ठीक समझा, सीमा बस वाली वही लड़की थी जिसने एक बेकसूर लड़के को सीट पर बैठने के कारण थप्पड़ मारा था। और इसी सीमा ने एक ऐसे हत्या को अंजाम दिया था जिसने पूरे जोधपुर शहर को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि चरण सिंह ने सीमा से शादी की थी और उसे अपनी पत्नी माना था, इसलिए सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाना उसका कानूनी हक भी था और इसमें नाराजगी और ऐतराज वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन सीमा अपने पति चरण सिंह के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी। यही कारण था कि हर दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और इन दोनों पति पत्नी के रिश्ते के बीच कड़वाहट भरने लगी। और कुछ ही दिनों बाद सीमा ने यह फैसला लिया कि अब वो अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में रहेगी। इधर चरण सिंह को जब भी अपने ऑफिस से छुट्टी मिलती वो अपनी पत्नी को मनाने उसके घर चला जाता, लेकिन काफी समझाने और मनाने के बाद भी सीमा उसके साथ रहने को तैयार नहीं होती और गौना का नाम लेकर उसके साथ जाने से मना कर देती। गौना नाम की वैवाहिक प्रथा उत्तर भारत में देखने को ज्यादा मिलती है, जो आज भी चलन में है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बाल विवाह की प्रथा थी, जिसमें लड़के लड़की की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, लेकिन शादी के बाद भी लड़की को लंबे समय तक विदा नहीं किया जाता है। और जब लड़की थोड़ी सयानी हो जाती है तब उसे पूरे गाजे बाजे के साथ बारात जैसे समारोह करके विदा किया जाता है। इस प्रकार की विदाई को गौना प्रथा कहा जाता है। इस बीच वर यानी दूल्हा बकायदा हफ्ता या 10 दिन के लिए ससुराल आता जाता रहता है। खैर, कहानी पर वापस लौटते हैं। सीमा इस गौना प्रथा का बहाना करके अपने पति के साथ जाने से मना कर देती थी, लेकिन सीमा अपने घर वालों पर भी दबाव बनाती थी कि अगर उसने गौना किया तो ठीक नहीं होगा, और घर वाले भी इसी डर के कारण सीमा का विरोध नहीं करते थे। सीमा की 2 बहनें भी थी जिसका नाम बबीता और प्रियंका था। सीमा की गौना वाली बात पर उसकी दोनों बहन भी उसके पक्ष में ही बोलती थी। जैसे तैसे करते करते काफी समय बीत जाता है। सीमा का पति चरण सिंह अपनी पत्नी के इंतजार में 7 साल अकेले ही काट चुका था, लेकिन सीमा गौना कराकर उसके साथ आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अचानक 10 अगस्त 2020 को चरण सिंह के फोन पर उसकी पत्नी का फोन आता है, जिसे देखकर चरण सिंह पहले तो हैरान होता है, लेकिन अपनी पत्नी से पहली बार इतनी अच्छी तरीके से बात करने के बाद वो खुश भी हो जाता है। दरअसल उसकी पत्नी सीमा का कहना था कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे बनाड़ थाना क्षेत्र में रहने वाले उसके दीदी के घर आना होगा। मैं भी कुछ देर में वहाँ पहुँच जाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर वहाँ कुछ समय साथ बिताएंगे। 7 साल के इंतजार के बाद पहली बार चरण सिंह को ऐसा लगा था जैसे सीमा ने उसे अपना लिया हो। उसने तुरंत अपने काम से छुट्टी लिया और बाइक से सीधा अपनी साली यानी सीमा की बड़ी बहन के घर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर चरण सिंह देखता है कि वहाँ उसकी दोनों साली प्रियंका और बबीता और उसकी पत्नी सीमा शराब और चटनी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। फिर सबने मिलकर खूब शराब पिया। शराब पीने के कुछ ही देर बाद चरण सिंह शराब के नशे में मस्त हो गया और उसने अपनी पत्नी सीमा को लेकर दूसरे कमरे में चला गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सीमा को यह कतई मंजूर नहीं था कि कोई लड़का या खुद उसका पति उसके शरीर को हाथ लगाए। हालांकि शुरुआत में जब चरण ने सीमा को छुआ तो सीमा ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि सीमा का प्लान अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का नहीं बल्कि उसे जान से मार डालने का था। चरण सिंह को मारने के लिए सीमा ने पहले ही एक जहर का इंजेक्शन तैयार कर रखा था, जिसमें उसकी मदद भियाराम जाट नाम के एक पशु चिकित्सक ने की थी। सीमा के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़के ने उसके पूरे बदन के कपड़े हटा दिए थे। इस बात के लिए सीमा के अंदर इतना गुस्सा भरा था कि उसने मौका देखकर उस जहर वाले इंजेक्शन को चरण सिंह के शरीर में घुसा दिया। इंजेक्शन लगते ही चरण सिंह तड़पते हुए वहीं फर्श पर गिर पड़ा और थोड़ी ही देर बाद चरण सिंह की मौत हो गई। अपने पति को मारने के बाद सीमा को थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि उसके गुस्से के सामने उसका डर काफी छोटा पड़ गया था। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और कमरे का दरवाजा खोलकर अपनी दोनों बहनों को अंदर बुलाया। अब तीनों के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि इस लाश का क्या करना है। चरण सिंह शरीर का काफी हट्टा कट्टा था और तीनों बहनें ये अच्छी तरह से जानती थी कि इतने भारी भरकम लाश को एक बार में ठिकाने लगाना काफी मुश्किल का काम है। इसलिए उसने लाश को टुकड़ों में काटना शुरू किया। तीनों बहनों ने कई घंटों की मेहनत के बाद लाश को कई टुकड़ों में काट दिया, लेकिन अभी भी सवाल वही था कि अब इन टुकड़ों का क्या किया जाए। इस सवाल का जवाब उसकी एक बहन के पास था, जो सच में पुलिस को हैरान करने वाला था। सीमा ने अपनी और अपनी बहन की खौफनाक करतूत को बताते हुए कहा कि कटे हुए लाश के टुकड़े को उन सब ने मिक्सी ग्राइंडर में पीसना शुरू किया, लेकिन शरीर के थोड़े से ही मांस के टुकड़े को पीसने के बाद मिक्सर मशीन खराब हो गई और इस तरह से उनका यह प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद सीमा की नजर कमरे में रखे पत्थर काटने वाली ग्राइंडर मशीन पर पड़ती है और अब सीमा लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करती है और इस काम में उसका साथ उसकी दोनों बहनें भी देती हैं। अब सीमा ग्राइंडर से लाश के टुकड़े कर रही थी और उसकी बहन चाकू से उसे और छोटे छोटे भागों में काट रही थी। इस रियल मर्डर केस में हत्या करने वाली 3 लड़कियों ने लाश को ठिकाने लगाने का एक ऐसा खौफनाक और खतरनाक प्लान बनाया था जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। कुछ ही देर में सीमा और उसकी दोनों बहनों ने लाश के कई टुकड़े कर
दिए और चरण के शरीर के टुकड़ों को 2 पॉलिथीन बैग में भरकर बाइक पर सवार होकर घर से निकल जाते हैं। एक बहन बाइक चला रही होती है और दूसरी बहन लाश के टुकड़ों को लेकर पीछे की सीट पर बैठी होती है। दोनों बहनें बाइक से काफी देर घूमने के बाद उन्हें ऐसा कोई सुनसान इलाका नहीं मिलता जहां उस बैग को फेंका जाए। यही सोचते हुए वो थक कर अपनी बाइक को एक जगह खड़ी करते हैं जहां पास में ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी नाली होता है। अब एक बहन नजर घुमाकर अगल बगल देखती है तो उसे दूर दूर तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता और वो दोनों उसी नाली में पॉलिथीन बैग को डालकर वहां से निकल जाते हैं। और जब अगली सुबह सफाई कर्मचारी उस नाली की सफाई करने आते हैं तो उन्हें लाश के टुकड़ों से भरा प्लास्टिक बैग मिलता है, जिसके बाद पुलिस मरे हुए व्यक्ति की पहचान और मारने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है। इस लाश के टुकड़ों के मिलने के बाद पूरे शहर में सिर्फ इसी बात की चर्चा फैल जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन था, और लोगों के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल था कि इस हत्या को किसने और कैसे अंजाम दिया। और पुलिस को कुछ ही दिनों के अंदर मरे हुए व्यक्ति की पहचान चरण सिंह के तौर पर और मारने वाले लोगों की पहचान सीमा, प्रियंका और बबीता के तौर पर करती है। सीमा के इस बयान के बाद पुलिस उसकी दोनों बहन प्रियंका और बबीता को भी हिरासत में लेती है और पूछताछ में सीमा और उसके दोनों बहनों का बयान बिल्कुल मैच हो जाता है, जिससे पुलिस ये पुष्टि करती है कि इस हत्या के पीछे इन्हीं तीनों बहनों का हाथ है। लेकिन पुलिस के मन में अभी भी एक सवाल खटक रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण सीमा अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद जो खुलासे हुए वो शायद पुलिस वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ सूत्रों के अनुसार पुलिस के सवाल पर सीमा का कहना था कि जब कोई लड़का उसके शरीर को हाथ लगाता था तो उसे काफी गुस्सा आता था, लेकिन जब उसके शरीर को कोई लड़की हाथ लगाती थी तब उसे काफी सुकून मिलता था। सीमा लड़कों से ज्यादा लड़कियों के करीब रहना चाहती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, सीमा समलैंगिक यानी लेस्बियन थी और उसका किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था। इस कारण वो अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहती थी। यही कारण था कि उस दिन बस की बगल वाली सीट पर बैठे लड़के को उसने थप्पड़ मारा था। पुलिस वालों का कहना था कि अगर उसे अपने पति से दूर रहना था तो उसे तलाक भी ले सकते थे, जिस पर सीमा ने कहा कि यदि वो अपने पति से तलाक लेती तो तलाक की वजह अपने घर वालों और बाहर वालों को बताना पड़ता। और सीमा प्रसाद बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका समलैंगिक होने वाली बात उसके घर वालों को पता चले, और इस बात को छुपाने के लिए उसने अपने पति को मार डाला और अपने साथ साथ अपने दोनों बहनों को भी मुसीबत में डाल दिया। बाद में पुलिस की छानबीन से भी ये बात सामने आई कि सीमा के दोनों बहनों ने भी अपने पति को तलाक देकर उनसे छुटकारा पा लिया था, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि सीमा के दोनों बहनें भी समलैंगिक थी। बाद में पुलिस ने उस पशु चिकित्सक भियाराम जाट को भी गिरफ्तार किया। सारे सबूत और गवाहों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने इस केस की चार्जशीट फाइल करके इसकी सुनवाई के लिए कोर्ट भेज दिया, जिसमें कोर्ट ने 4 लोग सीमा, उसकी 2 बहन बबीता और प्रियंका और पशु चिकित्सक को दोषी पाया। साथ ही न्यायालय, पुलिस और लोगों को भी ये बात पता चली थी कि हत्या करने वाला हर बार कोई पुरुष नहीं होता और हत्या का शिकार होने वाला हर बार कोई महिला नहीं होती। ये जोधपुर में घटी एक ऐसी घटना थी जिसमें एक पुरुष को 3 महिलाओं ने मार डाला था। इस रियल क्राइम स्टोरी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।